सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी ये सीरीज़ चल रही है और इसमें देखो ये जो आज टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे ये डाउन टू अर्थ के अंदर पब्लिश हुए हैं, बड़े मेजर टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला लिखो तो जेनेटिक मैपिंग जो है काकापो पॉपुलेशन। अब आपसे पूछे रिसेंटली काकापो न्यूज़ में था, ये क्या है? ये इस प्रकार का एक पैरेट है, ककापो इसको बोलते हैं। और ये क्या है कि लाइक ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। एंड ये नाइट पैरेट है, ये आप याद रखो, ये फैक्ट याद रखना। इट्स अ नाइट पैरेट। नाइट पैरेट, पैरेट आप सभी ने देखा भी होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे जनरली ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है और अभी इसकी जेनेटिक मैपिंग हुई है। जेनेटिक मैपिंग मतलब जेनेटिक लेवल पे इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, जो जीन्स किस तरीके से प्रेजेंट हैं, और ये सब स्टडी जो है आपकी की जा रही है। उस बेसिस पे काफ़ी सारे जो जानकारियाँ हैं वो पता चलेंगी, कई बीमारियों से इसको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे जनरली ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एंड ये कुछ ही साल तक ब्रीड, कुछ ही महीने तक, लाइक ओनली ब्रीड एवरी फ्यू ईयर्स। एंड जैसे कुछ फ्रूट्स हैं ऑफ द नेटिव रीमू ट्री, उसको ये कंज्यूम करता है। कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे फंगल इन्फेक्शन है एक फंगाइस की वजह से, तो ये एस्परजिलोसिस करके है इसका इन्फेक्शन। और दूसरे जो एग्स हैं, जो मैनी ऑफ देयर एग्स आर इनफर्टाइल, मतलब उससे फिर जो बच्चा है वो नहीं निकलता। तो यहाँ पे आप ये समझो कि ये आपको पहली चीज़ याद रखना है कि काकापो रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इट सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़ सच एज फंगल इन्फेक्शन। और ये जिस तरीके की डिजीज़ है दैट इज़ फंगल इन्फेक्शन। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर। दूसरा एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और फिर आपको ये भी याद रखना है दैट इज़ रीमू ट्री है, उसका फ्रूट ये कंज्यूम करता है। और फ्लाइटलेस मतलब उड़ नहीं सकता है, नाइट पैरेट है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये फैक्ट्स याद रखना। स्पीसीज़ के ऊपर काफ़ी प्रश्न दे देते हैं क्योंकि डाउन टू अर्थ के अंदर आया, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आया डेफिशिएंसी इन माइक्रो न्यूट्रिएंट इन सॉइल लिंक टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पाए जाते हैं। एंड ये जो प्लांट्स का न्यूट्रिशनल ग्रोथ है या प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो फिर हम उस प्लांट की किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, तभी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें भी प्रेजेंट होंगे, देन ओनली द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विल बी प्रेजेंट। तो लगभग 17 एसेंशियल प्लांट ग्रोथ के लिए, जिसमें से प्लांट ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स हैं, उसमें से 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें एक बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है और निकल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑफ द 17 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, 8 आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकल, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका करते हैं। अब जनरली जैसे हो क्या रहा है कि जैसे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं? जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये कहाँ से लेंगे? ये प्लांट है, ये लेंगे सॉइल से। और जो सॉइल है आपकी, सॉइल में भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दे शुड बी प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर सॉइल में प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट्स में नहीं होंगे। और अगर प्लांट्स में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी रीच नहीं करेगा, और इससे जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो सॉइल की जो जिंक अवेलेबिलिटी है एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वुमेन, जैसे जिंक है वो वुमेन की हाइट से रिलेटेड है। फिर आयरन अवेलेबिलिटी अनीमिया और इस सब के लिए भी है। ह्यूमन में अगर जिंक की डेफिशिएंसी है जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। एंड मतलब जनरली ऐसी सॉइल जहाँ पे जिंक की अवेलेबिलिटी नहीं, तो प्लांट्स में भी नहीं प्रेजेंट होगी, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होगी तो ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नो साइंटिफिकली प्रूवन अफेक्ट ऑफ नैनो लिक्विड यूरिया ऑन क्रॉप्स। ये रिसर्च आपकी कहती है, मतलब कि जो नैनो लिक्विड है, तो नैनो लिक्विड यूरिया के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये भी डाउन टू अर्थ के अंदर आया। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, पार्टिसिपेशन अच्छा रखें। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस और करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा डेली बेसिस पे, तो इसको, इस सेशन को देखें, नोट्स प्रिपेयर करें। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो ऐसी ना बॉटल सी आती है, इसे हम, ये लिक्विड नैनो यूरिया है, दिस इज़ लिक्विड नैनो यूरिया।
ये लिक्विड नैनो यूरिया कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसमें क्या है, इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। जनरली जैसे मान लो ये प्लांट है, अब इस प्लांट में आप क्या करोगे, काफ़ी सारा जो जैसे मान लो ये दिस इज प्लांट, इस प्लांट में आपने फर्टिलाइज़र डाला और फर्टिलाइज़र इस प्लांट पे रीच किया। फर्टिलाइज़र रीच करने के बाद और रीच करके प्लांट के ऊपरी हिस्से में जाएगा, मतलब जो प्लांट है प्लांट के जाएगा, और फिर ये जनरली जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, वो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट होंगी। प्लांट्स की जब हम बात करेंगे, उसका जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, दैट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आपका मेट करेगा प्लांट का जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जनरली क्या होता है कि खेत में बहुत सारा हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। अब इससे क्या है कि जो प्लांट्स को ज़रूरत नहीं उससे वो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स तक रीच कर जाते हैं, और ज़्यादा होने से क्या होता है, टॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। देयर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज टॉक्सिफिकेशन। तो टॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आप डाल रहे हो तो टॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या है, ये नॉर्मल सा एक है, छोटा सा ही है, मतलब कई खेतों के लिए इतनी से लिक्विड बहुत अधिक होता है तो इसमें प्रेजेंट होता है। और जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो प्लांट्स हैं, इस प्लांट्स में स्प्रे किया जाता है, और वो प्लांट्स में क्या होता है, नैनो यूरिया ऐसे करके अंदर जाती है। यहाँ पे छोटा सा होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, ये छोटा सा छेद होता है, इससे अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद ये जितना प्लांट को चाहिए यूज़ कर लो, और बाकी प्लांट स्टोर कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स को वही मिल रही है। अब फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, प्लस प्लांट्स पर भी अफेक्ट होता है, सॉइल की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। फिर जनरली वही सारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो हमारे शरीर में भी जा सकते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो उससे टॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है। तो जो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया कुछ इस प्रकार से आपका जो है कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आपका एक अभी टर्म मेंशन है, दैट इज सैम्पलिंग सॉलिडारिटी। ये टर्म अभी इस समय न्यूज़ में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, सैपलिंग सॉलिडारिटी का क्या मतलब है। जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे मान लो पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है बहुत बारिश हो रही है। अब मान लो ये धान का खेत है, अब इसमें पूरा डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद ये सैपलिंग्स होती हैं जिसको ट्रांसप्लांटेशन के हिसाब से, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो किया जाता है, मतलब एक जगह पहले इसको उगाया जाता है फिर खेत में लगाया जाता है, जैसे राइस को किया जाता है, राइस में इस तरीके का किया जाता है। अब काफ़ी सारी बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ, तो पंजाब हरियाणा और ये कुछ एरिया के जो फार्मर्स हैं उन्होंने साथ में आए और उन्होंने क्या किया, इस तरीके से सभी जगह ये जो सैम्पलिंग है इनको पहुंचाया। तो ये जो एक प्रकार से इसमें ट्रेड यूनियंस मतलब किसान यूनियंस और ये सब भी काफ़ी मतलब साथ दे रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इसे सैपलिंग सॉलिडारिटी शब्द इसके लिए इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। तो आप एग्जाम्पल के रूप में भी मेंशन कर सकते हो, मान लो सोसाइटी कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ सकती है या कुछ इस टाइप से एग्जाम्पल भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अभी मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। हिंदू का सेशन सुबह 7 बजे होता है, तो वो आप लोग को जरूर से करना है। डेली बेसिस में आप आंसर राइटिंग और इन सब भी करो, तो ये भी मैं हिंदू सेशन में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ इसी चैनल पे जो होता है। और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में आंसर लिखने की, कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन अटेंड करने की। इनके भी नोट्स आप बनाएं, और भी कई सारे सेशंस हैं। प्लस एक अभी मैंने वीडियो भी डाला कि आपको प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, वो भी आप लोग जरूर से गो थ्रू हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।